बरमूडा ट्रायंगल क्या है और क्या बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड मिस्ट्रीज रियल है या फेक? फ्लाइट 19 के साथ बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में क्या वाकया पेश आया था? क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की तलाश पर निकले थे तो उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के एरिया पर ऐसी क्या अजीबोगरीब चीज देखी? बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट शिप ऑफ यूएस नेवी यूएसएस साइक्लोप अपने 306 मुसाफिरों के साथ कहाँ गायब हो गया? क्या एलन ऑस्टिन की कहानी में कोई सच्चाई है या फिर वो सिर्फ एक कहानी है? तो क्या बरमूडा ट्रायंगल एक अर्बन लेजेंड है या वाकई ही बरमूडा ट्रायंगल के मुकाम पर कोई ऐसी चीज है जो जहाजों को अपने कब्जे में कर लेती? WWF की रिपोर्ट 10 मोस्ट डेंजरस एरियाज फॉर शिपिंग में बरमूडा ट्रायंगल का कौन सा नंबर है और इसके साथ ही ऐसे कौन से रीजन हैं कि जहाज और कश्तियां बरमूडा ट्रायंगल के मुकाम पर गायब होते हैं? ये और इसके साथ साथ और बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। नाजरीन, 5 दिसंबर 1945 दोपहर 2 बजे यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स जहाज फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19, यानी कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी। ये अपना डेली का 3 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे। फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर हैं जिन्हें एक फ्लाइट लीडर लीड कर रहा है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वार वेटरनर भी है। ये 5 प्लेन्स फ्लाई करके ईस्ट की तरफ उड़ान भरते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल है, मौसम भी काफी साफ है, लेकिन फ्लाई करने के तकरीबन 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा। जब वो बैकअप कंपास निकालते हैं तो बैकअप कंपास भी फेल। उनको अब मालूम नहीं है कि उनकी लोकेशन क्या है। जब वो बाकी क्रू मेंबर से मालूम करते हैं तो उनके भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो चुके हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। कंपास फेल होने के बाद रेडियो पर काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। चार्ल्स टेलर कहते हैं कि both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 पर टेलर को ये लगता है कि वो गोल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए अब उनको ईस्ट की जानिब जाना पड़ेगा वापस फ्लोरिडा पहुंचने के लिए। इसीलिए अब वो अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की जानिब फ्लाई किया जाए। लेकिन इस ऑर्डर के बाद फ्लाइट में मौजूद कुछ क्रू मेंबर्स को ये लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में है, इसलिए अब उनको वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन में से ये रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी कि कुछ क्रू मेंबर्स को ये लगता है कि उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए फ्लोरिडा पहुंचने के लिए। अब मौसम बिगड़ता जा रहा है और सूरज गुरूब हो चुका है। कहा जाता है कि ये प्लेन्स 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर टेलर का आखिरी मैसेज सुना जाता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये 5 प्लेन्स गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक हम नहीं जानते कि वो प्लेन्स कहाँ गए। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है अपने 13 लोगों के क्रू के साथ, जिसका मिशन है फ्लाइट 19 को तलाश करना, लेकिन वो भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब मैरिनर एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। उसके कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता, उस टाइम का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन। लेकिन ना तो कोई बॉडी मिलती है और ना ही कोई एयरक्राफ्ट का टूटा हुआ हिस्सा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां पर वो दोनों एयरक्राफ्ट गायब हुए उसको हम आज के दिन बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक ऐसा मिस्टीरियस हिस्सा है जहां पर 100 से ज्यादा कश्तियां और जहाज गायब हो गए। ये एरिया यूएस में फ्लोरिडा से लेके प्यूर्टो रिको और फिर ऊपर बरमूडा तक एक ट्रायंगल की शेप बनाता है जो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ईयर 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की तलाश में निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजरे थे तो उनका कंपास भी काम करना बंद कर गया था और रात के वक्त जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर देखा तो एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले की तरह थी वो आसमान से आई और समुद्र में जा गिरी। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाली सदियों में इसको कई नाम दिए गए। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम,
सरगासो ग्रेवयार्ड। ये वो नाम है जो 18 और 19 सेंचुरी में इस जगह के लिए यूज होते रहे। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल नाम फर्स्ट टाइम यूज हुआ 1964 में। एक मैगजीन है आर्गोसीज, उसमें विंसेंट हेज गदीस नाम के एक राइटर ने एक आर्टिकल लिखा जिसने पिछले कुछ सालों में गायब होने वाली बहुत सी चीजों को एक आर्टिकल में समराइज किया और उसको लिंक करने की कोशिश की। और उस आर्टिकल का नाम था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। तो उस वक्त पहली दफा बरमूदा ट्रायंगल नाम यूज किया गया और उस आर्टिकल के जरिए एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई। उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी गई कि ये चीजें गायब क्यों होती हैं, लेकिन उसकी वजह से एक मिस्ट्री बन गई। और ये मिस्ट्री इतनी पॉपुलर हुई कि उस पर कई बुक्स लिखी गई, कई फिल्में बनाई गई, कई कंप्यूटर गेम्स भी बनाई गई और उस पर गाने भी बनाए गए। कुछ और वाकयात की बात करें तो ईयर 1918 में यूएस नेवी का साइक्लोप जहाज, जो कि यूएस नेवी का फास्टेस्ट और बिगेस्ट जहाज माना जाता था, ये अमेरिका के लिए नहायत ही अहम एसेट था। खास तौर पर तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया तो ये जहाज कोल और ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को यह जहाज 306 मुसाफिरों के साथ रवाना हुआ। वाशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज, बाल्टीमोर, वहां से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की तरफ। लोगों के अलावा इस जहाज में मौजूद था 11,000 टन मैग्नीज। जब जहाज रवाना हुआ तो वेदर फेयर था। ये सफर तय करने में तकरीबन 9 दिन लगने थे। जहाज रवाना हुआ, मौसम साफ था। जहाज की तरफ से मैसेज आया, वेदर फेयर, ऑल वेल। लेकिन ये मैसेज उसका आखिरी मैसेज था। जहाज अपनी मंजिल से गायब हुआ और आज तक उस जहाज का भी कुछ अता पता नहीं। तो इस वाक़े ने सबको चौंका के रख दिया कि कैसे वन ऑफ द बिगेस्ट शिप ऑफ यूएस नेवी गायब हो गई। तो अगर आपको ये वाक़या अजीब और खौफनाक लगता है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। एलन ऑस्टिन, जो कि एक 210 फीट लंबा जहाज जो लंदन से न्यूयॉर्क की जानिब सफर कर रहा था, बहुत आम सी बात थी। बहुत से जहाज उस टाइम पे इस सफर को तय किया करते थे, लेकिन एलन ऑस्टिन की नजर रास्ते में एक अनजान जहाज पर पड़ी, एक अननोन शिप। ये अनजान जहाज बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई एक फर्द भी नहीं था, यानी कोई क्रू नहीं था इसके अंदर। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि क्यों ना इस जहाज के अंदर जाकर देखूं कि जहाज किसका है। तो एलन ऑस्टिन ने अपना जहाज उस जहाज के पास लगाया और 2 दिन तक इंतजार किया कि क्या पता उसमें से कोई निकल आए और कोई पता चल जाए कि ये जहाज किसका है। लेकिन 2 दिन तक उस जहाज में से कोई नहीं निकला। तो फिर एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फैसला किया अंदर जाने का, और जब उन्होंने उस जहाज के अंदर कदम रखा तो उस जहाज के अंदर काफी सामान था और जहां पर उसको होना चाहिए था वहीं पर मौजूद था। तो उस वक्त पर लोगों को डर रहा करता था पायरेट्स का कि कहीं वो उनके जहाज से माल ना लूट लें। तो इस जहाज के साथ ये तो नहीं हुआ था, क्योंकि जो वैल्यूएबल सामान था वो अपनी जगह पे मौजूद था। तो इसी रीजन की वजह से एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला करते हैं कि वो अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स इस जहाज में भेजेंगे और इस अनजान जहाज को भी साथ लेकर चलेंगे। तो जब वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स इस जहाज में भेजते हैं और इस जहाज को साथ लेकर रवाना होते हैं तो कुछ देर बाद एक तूफान आता है और दोनों जहाज एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। वो अनजान जहाज गायब हो जाता है। तूफान थमने के बाद जब एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज की तलाश शुरू करते हैं तो दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई देता है वो जहाज। तो जब वो जहाज के पास जाते हैं तो एक दफा फिर उस जहाज में कोई भी मौजूद नहीं। तो कहाँ गए वो क्रू मेंबर्स जिन्हें उस जहाज में छोड़ा था? एक बार फिर जहाज बिल्कुल सही सलामत और उसमें कोई इंसान नहीं। तो एक बार फिर एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फैसला किया उस जहाज को साथ लेकर जाने का और फिर अपने कुछ क्रू मेंबर्स उस शिप में भेज दिए। तो फिर 2-3 दिन बाद दोबारा एक तूफान आया और वही सारा वाकया दोबारा हुआ और वो जहाज गुम हो गया। लेकिन जब दोबारा मिला तो उस जहाज में फिर कोई मौजूद नहीं। तो जब एलन ऑस्टिन वापस पहुंचता है तो इस सारे वाकयों को सुन के एलन ऑस्टिन के ऑनर जो है वो चौंक जाते हैं और वो इस सारे वाकये से इतना घबरा जाते हैं कि वो डर कर इस जहाज को एक जर्मन कंपनी के आगे बेच देते हैं, जो इस जहाज का नाम तब्दील कर मेटा रख देते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, वही रीनेमिंग जो मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक की मेटा में कर दी, वही इस जहाज की भी तब्दील करके मेटा में कर दी गई। है ना कितनी शानदार और लेजेंडरी कहानी। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये वाकया भी एक कहानी है, क्योंकि इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। वो कहानियां जो काफी पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं, जिनकी वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है, उनको हम लेजेंड्स या अर्बन लेजेंड्स कहते हैं। इसी तरह बरमूदा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है, द लेजेंड ऑफ बरमूदा ट्रायंगल।
तो बरमूदा ट्रायंगल के इन वाकयात के पीछे क्या वजह है? बहुत सी थ्योरीज इस पर बनाई गई हैं। कुछ तो यह भी कहते हैं कि इस सब के पीछे एलियंस का हाथ है। एलियंस आए और उन्होंने ये जहाज और ये कश्तियां जो हैं वो अपने साथ ले गए। और कुछ कहते हैं कि इस जगह पर, इस एरिया के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर है जिसने इन जहाज़ों को निगल लिया। और कुछ तो ये कहते हैं कि यहाँ का समुंदर ही कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर जो भी जहाज जाता है वो उसके बीच में गिर जाता है। लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करेंगे जो सुनने में साइंटिफिक लगती हैं। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म पर, क्योंकि जो जमीन का एक्चुअल में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दोनों अलग अलग हैं। तो जब हम कंपास पर नॉर्थ पोल देखते हैं तो वो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाता है, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ नॉर्थ पोल से डिफरेंट होता है, जिसको हम जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल में कितना फर्क है। लेकिन जमीन पर कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे, और ऐसे एरियाज को एगोनिक लाइंस कहा जाता है। एगोनिक लाइंस जो है टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से एगोनिक लाइंस और इसका जो 0 पॉइंट है वो बरमूदा ट्रायंगल और उसके आसपास के एरियाज में ही पाया जाता है। और दूसरी खास बात यह है कि जो बरमूदा ट्रायंगल का एरिया, अगर हम इसको सैटेलाइट से देखते हैं तो यहाँ पर मौजूद जो बहामास हैं और आइलैंड्स हैं ये बहुत ही शैलो एरिया है, और यहाँ पर पानी जो है उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, पानी बहुत कम है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर के सैटेलाइट पर जो ज्यादा पानी वाला एरिया है वो डार्क ब्लू कलर में यहाँ पर स्टैंड करता है। तो कहा यह जाता है कि पुराने वक्तों में जब जहाज यहाँ पर आया करते थे तो वो इस शैलो वाटर में, जहाँ पर मिट्टी की तादाद जब बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर जब इंटर होते थे तो यहाँ पे अटक जाते थे और डूब जाते थे। और तीसरी और सबसे अहम बात, तो अगर आप देखते हैं कि दुनिया में कौन से इलाके में सबसे ज्यादा हरिकेन्स पाए जाते हैं तो वो है सबसे पहले नंबर पर चाइना के बाद यूएसए और फिर क्यूबा भी इसी एरिया में पाया जाता है। और फिर अगर आप देखते हैं कि यूएसए के कौन से एरिया में सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं तो वो है फ्लोरिडा, जो कि इसी एरिया में पाया जाता है। तो हरिकेन्स और वाटर स्पाउट ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं इसी एरिया में। चौथी एक्सप्लेनेशन, जो कि मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसको कहा जाता है बाडर-माइनहोफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। तो इसमें होता यह है कि याद करें आपने एक गाड़ी खरीदी, तो आपने फिर नोटिस किया कि आपके वो गाड़ी का मॉडल खरीदने के बाद आपको रोड पर वो गाड़ी ज्यादा नजर आने लगी, कि आपने देखा कि यार वो गाड़ी हमारे खरीदने के बाद और भी बहुत से लोगों ने खरीद ली। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो गाड़ी रोड पर उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मौजूद है जैसे कि पहले थी, बस आपके खरीदने के बाद आपने उस गाड़ी को ज्यादा नोटिस करना स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह अगर आपने नोटिस किया हो तो दुनिया में बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत से जहाज और बहुत सी कश्तियां गायब हुई हैं, लेकिन वहां पर बरमूदा ट्रायंगल मौजूद नहीं था। तो इसी तरह जब लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो लोगों ने जो इंसिडेंट्स हुए, वहां पर जो मिस अपीयरेंसेस हुई, तो लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर। जर्नलिस्ट लैरी कुश, उन्होंने एक किताब लिखी थी बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। वो भी इसी सोल्यूशन पर निकल कर आए कि जब लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो उन्होंने फिर अपनी कहानियां बनानी स्टार्ट कर दी। एलन ऑस्टिन की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, उसको भी एक ऐसी ही कहानी कहा जाता है। अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि बरमूदा ट्रायंगल में जो वाकयात होते हैं वो कहीं दुनिया में कहीं और होने वाले वाकयात से ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी ही मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हमें दुनिया के दूसरे समुद्रों में भी दिखाई देती हैं। और उनका तो ये कहना है कि क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पर ये वाकयात ज्यादा होते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ पर हेरिकेन ज्यादा आते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, यहाँ पर शैलो वाटर है, तो आपको बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जवाब मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे हेरिकेन ज्यादा आते हैं, लेकिन WWF की एक रिसर्च जिसमें उन्होंने 10 मोस्ट डेंजरस एरियाज फॉर शिपिंग बताए थे, उस लिस्ट में बरमूदा ट्रायंगल का नाम ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि अगली वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज।